हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। आपका साइंस का जो जीव विज्ञान वाला पार्ट है, बायो वाला पार्ट, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। आप सभी का स्वागत है आपके नए क्लास में। आप सब 8th क्लास को पास करके 9th क्लास में आए हैं। आपका सत्र का पहला दिन है आज, तो मन लगा के सत्र की शुरुआत में ही प्रयास करेंगे कि हम मन लगा के पढ़ेंगे, पूरे साल अपने तनो धन लगाकर पढ़ेंगे और अच्छे से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। साइंस विषय जो है, अगर एक बार आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं बच्चों, तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास को यदि आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और जो लिखने को बोला जाता है, यदि आप वो नोटबुक में अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, आपके रिवीजन में भी आसानी होगी और आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसके बाद अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ पहला दिन शुरू करते हैं। बायो का स्टार्ट करते हैं हम। साइंस का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 है। विषय क्या है? विज्ञान। सब्जेक्ट साइंस, यानी कि विज्ञान विषय का आपका क्लास 9th का क्लास चल रहा है। उसका चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के नाम की। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है? यानी कि आपके जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन की मौलिक इकाई। यानी कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जीवन क्या है। जीवन वो है जो सजीव और निर्जीव अलग अलग होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि 2 तरीके की वस्तुएं होती हैं। एक तो होती है लिविंग थिंग्स और दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे आप सजीव और निर्जीव 2 अलग अलग भागों में बांट के समझते हैं। जैसे पेन के अंदर क्या है? जीवन नहीं है। हमारे अंदर क्या है? जीवन है। तो कुछ स्पेशल लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि मेरे अंदर जीवन है और इस पेन में जीवन नहीं है, है ना? कुछ लक्षण है। तो आप अब 9th क्लास में हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी वस्तु निर्जीव है। इतना आप सभी को पता है। तो ये भी आप जानते हैं कि पेड़ जो हैं, पेड़ों में जीवन होता है, यानी पेड़ जो है वो सजीव की श्रेणी में आते हैं, निर्जीव की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि जो जीवन है, इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार में बहुत प्रकार के जीव, जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये जो बहुत प्रकार के जीव, जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो किस चीज से बने हैं और उसी चीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो यदि एक उदाहरण के तौर पे हम कहें, मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एक मकान जिसमें हम रहते हैं वो किस चीज से बना है, तो बहुत सारी चीजें आप उसमें बता देंगे कि सीमेंट भी लगा है उसमें। सबसे पहले किसकी जरूरत थी? जमीन की। घर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत थी? जमीन की। यदि जमीन ही ना हो तो घर कैसे बनेगा? पहले कहा जाता था कि, पहले एग्जाम्पल दिया जाता था कि घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यदि घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन यदि जमीन ना हो तो घर नहीं बन सकता है। हवा में तो बनता नहीं, जमीन पे ही बनेगा घर। तो इसी तरह से किसी भी प्रकार के जीव, जंतु या वनस्पति का जो जीवन है
वो बनता किस पर है, उसकी मौलिक इकाई जो है उसके बारे में हमें बात करना है। और ये मौलिक इकाई क्या कहलाती है बच्चों? जीवन की मौलिक इकाई है कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई है, उसका क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई है, उसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। क्या है? कोशिका। और इस कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। सेल यानी कि कोशिका। तो पहला तो ये है कि आपको ये शब्द बिल्कुल अपनी माइंड में बैठा लेना है। कोशिका को ही हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। पहले ये शब्द बैठाएंगे कि जीवन जो है वो कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ है, या कहेंगे यदि कोशिका नहीं है तो जीवन नहीं है ना। उसके बाद फिर हम और आगे देखेंगे कि जीवन की खोज यानी कि कोशिका की खोज कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन से वैज्ञानिकों का उसमें योगदान है, उसको समझेंगे। देखो, सेल जो है, कोशिका जो है, इस कोशिका का मतलब क्या होता है? सेल का जो मतलब होता है ना, ये इसका मतलब होता है छोटा कमरा। सेल शब्द जो है, इसका अर्थ यदि हम समझें तो इसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। तो आप सबको पता है कि जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में बहुत सारे शब्द, ऐसे टर्म्स आते हैं जो इंग्लिश में आपको लगता है कि वो इंग्लिश में है, लेकिन उनका ओरिजिन जो होता है, यानी वो शब्द किस भाषा से लिया गया है, जब इसकी बात करते हैं तो कभी लैटिन भाषा होती है। ज्यादातर जो साइंस में, विज्ञान विषय में जो ज्यादातर शब्द, टर्म्स का यूज किया गया है वो आपकी लैटिन भाषा से आते हैं। इसीलिए क्योंकि हमने बचपन से इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं भाषा के तौर पे। हमें अपनी लोकल भाषा के अलावा, जैसे गढ़वाल में गढ़वाली या कुमाऊं में कुमाऊनी के अलावा, हमारी जो मदर टंग है, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो है हिंदी। तो सभी बच्चे हिंदी के बारे में जानते हैं। और स्कूल में हमने इंग्लिश भी पढ़ी है भाषा के तौर पे, यानी कि हम इंग्लिश और हिंदी इन दोनों भाषाओं में बातचीत करते हैं तो उसको हम समझ पाते हैं। लेकिन जब बात आ जाए किसी ऐसी भाषा की जिसको हम न सुनते हैं न जानते हैं उसके बारे में, और ऐसी भाषा से यदि कोई शब्द ले लिया जाए तो उसका अर्थ हम समझ नहीं पाएंगे। उसी तरीके की एक भाषा है लैटिन। लैटिन भाषा जो है, इससे बहुत सारे शब्द विज्ञान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लैटिन भाषा का ही एक शब्द है, जैसे सेल है, तो सेल हम जब जानेंगे, बार बार पढ़ेंगे कि ये लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका मतलब ये होता है हिंदी में, या इसका मतलब ये होता है, तब हम जान पाते हैं। इसीलिए इन शब्दों का जो सीधा अर्थ है वो हमें समझ में नहीं आता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो लैटिन भाषा जो है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो साइंस में बहुत सारे टर्म्स को बताने के लिए आपको लैटिन भाषा का कोई शब्द आ जाएगा जिसके बारे में आपको जब आपके टीचर्स बताएंगे तभी आप जान पाएंगे कि इस शब्द का ये मतलब होता है। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में। ठीक है, तो यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम एक उदाहरण लेते हैं। पिज्जा के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं। पिज्जा कैसा होता है? गोल से शेप का पिज्जा होता है ना। ऐसा मान लो कि ये पिज्जा है गोल से शेप का। अब इसमें खूब सारे टॉपिंग्स होते हैं, ऊपर खूब सारे टॉपिंग्स होते हैं। कुछ भी टमाटो होता है, कभी कुछ अनियन होता है, कभी शिमला मिर्च, कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी मशरूम, कभी पनीर, अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन ये जो पिज्जा है, इस पर ये जो ऊपर लगाए गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये टॉपिंग्स होते हैं। इनको हम टॉपिंग्स कहते हैं, जो ऊपर से छिड़क दिए जाते हैं, सब्जी वब्जी, चीज वीज डाल दिया जाता है। लेकिन आप सोचने की बात है कि मान लो आपको पिज्जा बनाना है, आपके पास टॉपिंग्स दे दिए गए, यानी सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आपको पिज्जा बेस ना दिया जाए। इसमें जो नीचे होता है ये एक रोटी के आकार का क्या होता है? पिज्जा बेस होता है। रोटी के आकार का मोटा मोटा पिज्जा बेस होता है। उसको
जैसे ब्रेड बनाई जाती है उसी तरह से पिज्जा बेस बनाया जाता है। तो मान लीजिए आपको सारी सेल क्या चीज है ये समझाने के लिए आपको मैं पिज्जा का उदाहरण दे रही हूँ। मान लीजिए आपको टॉपिंग्स में बहुत सारे तरीके की टॉपिंग्स दे दी जाए, लेकिन आपको चीज भी दिया जाए, शिमला मिर्च, टमाटर, अनियन और आपको ऑलिव्स, जैतून दे दिए जाए, सारा कुछ दे दिया जाए जो भी पिज्जा में पड़ सकता है, पनीर दे दिया जाए, लेकिन आपको चीज भी दे दी जाए, सॉस भी दे दिया जाए, सब कुछ दिया जाए, केवल एक चीज ना दी जाए और वो हो पिज्जा बेस। तो यदि पिज्जा बेस आपको दिया ही ना जाए तो क्या पिज्जा बेस के बिना कोई भी बच्चा या कोई भी रेस्टोरेंट पिज्जा बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिज्जा बेस के बिना, उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं आप, बिल्कुल यही याद कर लेंगे कि यदि पिज्जा बेस के बिना हम पिज्जा नहीं बना सकते तो बिल्कुल इसी तरह से कोशिका के बिना हम जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि कोशिका क्या है? कोशिका, यदि हम पिज्जा को जीवन कहें तो पिज्जा बेस उसका सेल हो गया। उसी तरह से यदि हम नॉर्मल जीवन की बात करें तो सेल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब इसलिए आपको समझ में आ गया कि जीवन की मौलिक इकाई हम कोशिका को क्यों कहते हैं। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पहली लाइन तो ये आप बिल्कुल ध्यान करेंगे कि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, और जीवन की मौलिक इकाई जो है उसको हम कोशिका कहते हैं, और सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। लैटिन भाषा का वर्ड है सेल, और सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। तो अब हम कोशिका के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। हमें इसकी इतिहास के बारे में भी जानना होगा कि जो कोशिका है, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका के बारे में हमने कैसे जाना, और क्या जीवन जब शुरू हुआ था तब सबको कोशिका के बारे में पता था? तो आंसर क्या है? जीवन जब शुरू हुआ तब कोशिका के बारे में सबको नहीं पता था। जो भी हम विज्ञान विषय पढ़ते हैं ये कैसा है? ये बहुत सारे रिसर्च, एक्सपेरिमेंट का और पढ़ाई लिखाई का परिणाम है। जब साइंटिस्ट आते गए, वैज्ञानिकों ने खोज करी, अलग अलग तरीके की बहुत सारी खोज की, तो नई नई चीजें, वो चीजें जो पहले से हैं लेकिन उनकी खोज की गई, रिसर्च किया गया तो पता चला। तो उस तरह से diverse forms of living organisms are present in our surroundings। बहुत विविध प्रकार के हमारे आसपास के वातावरण में बहुत वैरायटी के सजीव आपको देखने को मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि सजीव आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी के सजीव आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम सभी, लाइक आवर सेल्फ, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स। सभी, कौन कौन? सभी का मतलब कौन कौन? हर प्रकार के जीव, हर प्रकार के जंतु, छोटा या बड़ा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सा पौधा और बड़े से बड़ा पेड़, छोटे से छोटा जानवर, चींटी से लेकर के व्हेल तक, हाथी तक, मनुष्य से लेकर के बंदरों तक, और किसी भी जानवर की बात करें, किसी भी पौधे की बात करें, किसी भी फूल की बात करें, संसार में जितनी भी चीजें सजीव हैं उन सब की हम बात करें, वो जो आपको आंखों से दिखाई भी पड़ते हैं, वो भी जो आपको आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, इतने छोटे कि जो आपको आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते। हम सूक्ष्म जीव की बात, आपने क्लास 8th में आपका सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर था जिसमें ऐसे जीव होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत 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 छोटे, इतने छोटे जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। उसके लिए बहुत कई गुना पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, उसकी सहायता से हम देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी चाहिए होता है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब कोई बहुत सूक्ष्म जीव को यदि देखना है तो क्या करेंगे? सूक्ष्मदर्शी की हेल्प लेंगे। उसमें भी एडवांस होते चले गए। अब हम जिस दौर में हैं बच्चों, हमें अब कोई चीज, अब जैसे सेल के बारे में हमें खोज नहीं करनी है, पता है पहले से
वैज्ञानिकों ने मेहनत करके हमें ये टॉपिक बता दिया है, हमें केवल उसके बारे में पढ़ के जान लेना है। खोज और दूसरी नई नई चीजों के बारे में हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में खोज बहुत पहले से हो चुकी थी, जिसमें से एक चीज है आपका सेल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कह सकते हैं यदि सेल नहीं तो जीवन नहीं। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल के साथ कि यदि पिज्जा बेस नहीं तो कोई भी पिज्जा नहीं, पिज्जा बेस नहीं तो पिज्जा नहीं, उसी तरह से यदि सेल नहीं तो जीवन भी नहीं। तो ये कहेंगे कि सेल का होना जीवन के होने के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य शर्त है। यदि कोशिका नहीं है तो जीवन पॉसिबल नहीं है। अब इस लाइन के बाद आप ये चीज बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। इसका मतलब जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कोशिका ही है। ठीक है, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। आपने अभी पढ़ा, क्लास 9th में पढ़ा, आपको क्लास 11th में भी यही चैप्टर मिलेगा, उसमें थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताया जाएगा, लेकिन लाइन नहीं चेंज होगी। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत या मौलिक इकाई है। ठीक है, तो आपको अपने आसपास बहुत सारे सजीव देखने को मिलते हैं, जैसे हम हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे बड़े बड़े जानवर हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सूक्ष्म जीव हैं। ऐसे जीव जंतु जो हम आंखों से देख सकते हैं वो भी, जो नहीं देख सकते हैं वो भी, जिनके बारे में जानते हैं वो भी, जिनके बारे में केवल पढ़ते और टीवी में देखते हैं वो सब। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले, बर्फ के अंदर पाए जाने वाले, गर्म झरनों में पाए जाने वाले, हमारे जंगलों में पाए जाने वाले, घरों में पाए जाने वाले, यानी कि क्या? सजीव। यानी कि हम किन की बात कर रहे हैं? सजीवों की। सजीव जो है किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल्स से। सजीव जो है कैसे बनते हैं? सेल्स से या कोशिका से बनते हैं। तो क्या कह सकते हैं? कोशिका ही सजीव का आधार है। ठीक है, तो अब अगर ये लाइन बोली जाए कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, तो क्या ये लाइन गलत होगी? एकदम सही। कोशिका जो है वो जीवन की इकाई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। यानी कि यदि जीवन जैसी बिल्डिंग को मेंटेन करना है, बनाना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? सेल्स की, कोशिका की जरूरत है। दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स फ्रॉम विच लाइफ टेक्स शेप। ये कैसी है? ये ऐसी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं, जिनके कारण कोई भी लाइफ बनती है। विच लाइफ टेक्स शेप, कोई भी जीवन यदि आकार लेता है तो उसके लिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। तो अब आपने ये तो जान लिया कि कोशिका क्या है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका क्या है, तो क्या आप सक्षम हुए ये बताने में कि कोशिका क्या है? कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका क्या है, हम पढ़ते हुए, समझते हुए और उसको साथ साथ याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका क्या है यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी बच्चे से, तो क्या बच्चा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोशिका क्या है? क्या आपको एकदम समझ में आ गया? क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि कोशिका क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में कि कोशिका क्या है? जीआईसी बाग वाला। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? पलक। पलक। पलक 9th क्लास में आप सभी का स्वागत है, पलक का भी और साथ में बैठे सारे बच्चों का 9th क्लास में स्वागत है। आज पहला दिन है आपका। साइंस में आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो जीव विज्ञान का एक पार्ट है। इसका पहला पार्ट है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैंने आपको इतनी देर से जो समझाया कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है।
हम बात कर रहे हैं किससे? GIC की, पलक से। पलक से बात कर रहे हैं ना, तो पलक बताएगी कि कोशिका क्या है। बताओ बेटा, अपने शब्दों में बताना, जो मैंने बताया है उसको रटना नहीं है, समझ के आगे बढ़ना है। मैम, कोशिका ऐसी चीज है जो अगर हमारे बॉडी के अंदर ना हो तो हम नहीं हो सकते। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया पिज्जा और घर का एग्जाम्पल दिया था। तो मैम, जैसे आटा नहीं होगा तो पूड़ी नहीं बन सकती, वैसे ही उसी तरह जब कोशिका नहीं होगी तो हमारा बॉडी भी नहीं बन सकता। जितने भी सजीव हैं, लिविंग थिंग है, वो नहीं बन सकते। अब लिविंग थिंग्स बहुत वैरायटी में है आपके पास, है ना। मैंने बताया कि छोटे से छोटा, जिसको आप देख सकते हैं वो भी, और जो आपको नहीं दिखाई पड़ते वो भी, बड़े से बड़ा, चाहे वो व्हेल हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो किसी रोग का कीटाणु ही क्यों ना हो, जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ता, सबके सब किससे बने हुए हैं? कोशिका से। सेल से। किससे बने हुए हैं? कोशिका से, यानी कि सेल से। दोनों भाषाओं में समझ लेंगे, सेल से या कोशिका से, दोनों का मतलब केवल एक ही होता है। तो अब ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट चीज है, टर्म है जिसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, कोशिका के बारे में, ऐसी वो क्या चीज है कि जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। जीवन का मतलब देखो, सजीव और निर्जीव दो तरीके की चीजें होती हैं। आप जो आसपास देख रहे हैं, आप सजीव हैं, टेबल चेयर क्या है? निर्जीव है। पर साइंस ये नहीं समझता, साइंस लक्षणों पर आधारित है। कुछ ऐसे लक्षण हैं आपके शरीर में जो हो रहे हैं तो आप सजीव हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेज कुर्सी में नहीं हो रही है, इसलिए वो निर्जीव है ना। जैसे सजीव है, हम सांस ले रहे हैं, मेज कुर्सी सांस नहीं लेती, है ना। आप लिख रहे हैं क्लास में, मेज कुर्सी लिख नहीं सकती। अब हम रोबोट की बात नहीं करेंगे, रोबोट सारा वो काम करता है, चलता भी है, लेकिन वो सांस नहीं लेता, यानी कि रेस्पिरेशन नहीं करता, श्वसन प्रक्रिया नहीं कर रहा है ना। तो टीवी है, बोलता भी है, इंसान भी बोलता है, तो हम टीवी को सजीव नहीं कह सकते, पर इंसान सजीव की कैटेगरी में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब जीवन की बात होती है तो एक लाइन बिल्कुल याद कर लेंगे हमेशा के लिए, यदि कोशिका नहीं तो जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल उस पिज्जा बेस की तरह, यदि पिज्जा बेस नहीं है तो आपके पास कितनी भी टॉपिंग्स हो, आप पिज्जा पर लगाएंगे कहाँ पे? बेस नहीं है तो संभव नहीं है। यानी कि अब उस इकाई को हम कहते हैं सेल, यानी कि इसको कहते हैं हम कोशिका। तो अब क्या ये लाइन एकदम आप याद नहीं कर लेंगे कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटाइटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि बेटा पलक बैठ जाओ, बहुत अच्छा बताया आपने, और बहुत ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है। बुक्का वाला, आप क्लास 9th के हैं तो हाथ उठाइए। हाँ बच्चों, नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, माइक अपना ऑन कर सकते हो आप। अभी आप तुरंत ही आए हैं, थोड़ी देर पहले, तो इसके पहले मैं क्या पढ़ा रही थी आपके साइंस में, चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, ये आपका चैप्टर है। और इसमें साइंस में क्लास 9th में आपको मैं ये समझा रही हूँ कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। आप लोग लेट आए हैं क्लास में, बुग्गा वाला, तो इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ इसी चीज को। जीवन की मौलिक इकाई जो है वो कोशिका है, यानी कि यदि कोशिका नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस चीज से बने हुए हो, तो जिसको नहीं पता है, जो साइंस के बच्चे नहीं हैं, वो क्या बताएंगे कि हम बने हुए हैं, हमारे शरीर में स्किन है, त्वचा है, हड्डियां हैं, मांस है, हमारे पास हार्ट है और किडनी है, और बहुत सारे अंगों के नाम बताएगा। लेकिन जो साइंस का विद्यार्थी है, जो साइंस का स्टूडेंट है बच्चों, वो कहेगा कि हम बने हुए हैं किससे? कोशिका से, यानी कि हम सेल से बने हुए हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी प्रकार की वनस्पतियां,
यानी कि सभी पेड़ पौधे, ऐसी हर वो चीज जिसको आप जानते हैं कि उसमें जीवन है, वो हर चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, सजीव चीज, वो आपकी किससे बनी हुई होती है? कोशिका से बनी हुई होती है। और कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं हम पढ़ते हैं, तो सेल का मतलब हम क्यों नहीं समझ पा रहे? इसलिए क्योंकि सेल जो है ये किसी दूसरी भाषा से लिया गया शब्द है। साइंस में आपको बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे देखने को जो आपकी ना तो हिंदी होती है और ना वो इंग्लिश होती है। तो हिंदी इंग्लिश तो हम पढ़ते आ रहे हैं, लैटिन लैंग्वेज हम नहीं पढ़ते। तो कुछ शब्द ऐसे हैं या बहुत सारे शब्द, टर्म्स जिनको हम कहते हैं, वो ऐसे हैं जो लैटिन लैंग्वेज से डायरेक्ट लिए गए हैं आपके विज्ञान में पढ़ाने के लिए। तो इसलिए उन शब्दों को हम समझ नहीं पाते, तो उसको हमको बार बार पढ़ना पड़ता है कि ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। तो उसी तरह से सेल एक ऐसा शब्द है जो किसी दूसरी अन्य भाषा से लिया गया है। इसलिए आप सेल का ऐसे ही अगर आपको ना बताया जाए, ना पढ़ाया जाए, तो आप सेल का मीनिंग नहीं बता सकते। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल का मतलब क्या होता है ना? तो सेल का मतलब होता है कि वो जीवन की मौलिक इकाई होती है। जीआईसी की पलक ने बहुत अच्छा जवाब दिया सेल के बारे में, और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, पिज्जा का और घर का, पर जीआईसी पलक ने पूड़ी का एग्जाम्पल दिया बच्चों को कि यदि आटा नहीं हो तो पूड़ी नहीं बन सकती है ना? बिल्कुल ठीक समझा, इसका मतलब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज कब हुई, कैसे हुई, कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज करी। तो आपको कुछ झंडी झंडी जैसी चीज स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है, ये वो सन है, ये वो ईयर्स हैं जब जब कोशिका की खोज हुई। तो देखो, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये नाम बिल्कुल याद कर लेंगे क्योंकि ये जो वैज्ञानिकों के नाम होते हैं बच्चों ना, ये कभी नहीं बदलते। जिसकी खोज जिसने की, उस वैज्ञानिक के नाम पे वो खोज हो गई। अब आप कभी भी पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे, तो आपको जो बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, उसमें रॉबर्ट हुक का नाम, जब भी आप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो आपके सामने इस वैज्ञानिक का नाम आएगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके सामने इन वैज्ञानिक का नाम आएगा। इनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। सारे बच्चे एक साथ याद कर लेंगे, एक साथ बोलेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है, ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज करी। देखो, आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझेंगे, वैसे याद करेंगे। साल 1665 की बात है। 1665 में, 1665 सबसे पहले तो कितना पुरानी बात हो गई, कितने सालों पुरानी बात हो गई, मतलब सोचने की भी। 100, 200, 300 कितने साल पुरानी बात हो गई। 2022 चल रहा है, 1665 ईस्वी की बात है, यानी कि बहुत कई 100 सालों पहले की बात है कि एक वैज्ञानिक थे। अब सोचो, इतने साल पहले भी विज्ञान भी था बच्चों, और वैज्ञानिक भी हुआ करते थे, है ना? तो इतने सालों पहले की बात है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये नाम हमेशा याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक पतली सी कॉर्क की स्लाइस ली, और कॉर्क की स्लाइस में उन्होंने देखा कि एक कुछ संरचनाएं उसको दिखाई पड़ी। पर उसने देखा कैसे? देखने के लिए उस समय में माइक्रोस्कोप, बहुत हाई पावर के, जैसे आपने स्कूल में अपने देखे होंगे, सूक्ष्मदर्शी नहीं हुआ करते थे वैसे जैसे आजकल दिखते हैं। तो तब टाइम में क्या, उन्होंने अपने ही हाथ से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। बहुत अच्छा नहीं था, अपने ही हाथ से बनाया था, इतने सालों पहले बनाया था। तो कैसा रहा होगा सोच सकते हैं, बिल्कुल पुराना धुराना, बिल्कुल अच्छा नहीं। लेकिन फिर भी जैसा भी उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने अपनी आंखों से जब कॉर्क की स्लाइस को देखा। कॉर्क की स्लाइस क्या होती है? पेड़ की छाल, पेड़ की छाल से कॉर्क निकलती है। तो उसकी बहुत पतली काट लेकर के उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो उनको कुछ संरचनाएं दिखाई पड़ी, कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। और ये खोज जो है बहुत ज्यादा बड़ी खोज के रूप में विज्ञान के सामने आई, और वो क्या थी? कोशिका की खोज।
तो कोशिका की खोज किसने की थी? सर रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। किसी भी चीज को पढ़ते समय बच्चों उसके इतिहास के बारे में यदि आप जान लेते हैं ना, तो आपको वो चीज हमेशा याद रहती है। आप चाहें तो नोट भी करेंगे, सभी बच्चे नोट भी कर सकते हैं पॉइंट्स, पूरा पूरा बात नहीं नोट करेंगे मेरी, लेकिन छोटी छोटी पॉइंट्स को जरूर नोट कर लेंगे। जैसे कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। टर्म सेल, इन्होंने सेल टर्म दिया था। तो अब हम कोशिका कह रहे हैं, पर रॉबर्ट हुक को इसका मतलब कोशिका होता है ये नहीं पता था, क्योंकि रॉबर्ट हुक भारत देश के तो थे नहीं। तो यदि वो भारत के नहीं थे तो उनको हिंदी आती नहीं थी, वो अंग्रेज भी नहीं थे तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। वो जहां के रहने वाले थे वहां की भाषा में उन्होंने उस संरचना जो उनको दिखाई पड़ी कॉर्क की पतली स्लाइस में, उसको उन्होंने क्या शब्द दिया? उन्होंने अपनी तरफ से उसको सेल शब्द दिया। क्या शब्द दिया? उन्होंने सेल शब्द दिया। इस शब्द को याद रखेंगे। क्या सेल, क्या कोशिका का नाम उन्होंने दिया? सेल। हम कोशिका कह रहे हैं, पर उन वैज्ञानिक को इसका नाम कोशिका नहीं पता था, उन्होंने इसको सेल शब्द दिया। तो क्यों ना हम उसी शब्द को समझ लें जिस शब्द को उन्होंने दिया, है ना। तो सेल शब्द को 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? वैज्ञानिक लोग बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं, है ना। इतना आप सभी को पता है कि वैज्ञानिक क्या करते हैं? प्रयोग करते रहते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं। अगर आप सब लोग वाकिफ हैं टीवी से, इंटरनेट से, आपको पता चलेगा कि आज कुछ नई खोज हुई। बहुत जो हमारा साइंस है वो बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन कितने सालों पहले से ही विज्ञान के प्रयोग होते रहे हैं। भौतिक विज्ञान के प्रयोग, रासायनिक विज्ञान के प्रयोग और जीव विज्ञान में भी खोज होती रही। ये जीव जंतु कहाँ से हैं, कैसे बने हैं, इनका काम कैसे होता है, क्रियाकलाप कैसे होता है, हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं, पचता है तो कैसे पचता है। तो ये सब क्या होता है? इनको हम वैज्ञानिक प्रयोग कहते हैं। हो सकता है जो क्लास में बच्चे बैठे हैं इनमें से कुछ बच्चे बड़े होकर के वैज्ञानिक बन जाएं, ये भी हो सकता है, साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट बनेगा वो क्या करेगा? दिन रात कुछ न कुछ नई खोज करता रहेगा। तो वैज्ञानिक प्रयोग, इसी तरह से एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने खोज की किसकी? कोशिका की, और शब्द दिया उसको सेल। उन्होंने कोशिका शब्द नहीं दिया था, उन्होंने शब्द का नाम दिया था सेल। हम हिंदी भाषी लोग उसको कोशिका कहते हैं, ठीक है। उस शब्द को उन्होंने सेल कहा। और सेल जो है ये कैसा शब्द है बच्चों? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी हमारी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है ना, लैंग्वेज है, बातचीत करने का तरीका। भाषा का मतलब क्या होता है? मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, हो सकता है कोई विदेशी आए, हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी में, उसको समझ में ना आए, क्योंकि उसकी भाषा हिंदी नहीं है। तो भाषा ऐसी चीज होती है जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों, उसको हम कम्युनिकेशन का स्किल, आपस में कैसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो सब बहुत सारे लोगों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। तो हिंदी, हम हिंदी में बातचीत करते हैं, हम इंग्लिश को भी समझ पाते हैं, और यदि समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में बहुत फर्राटेदार बोलते भी हैं, है ना। तो आप हैं, मैं हूं, हम क्या कर सकते हैं? हम इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं या हिंदी में कर सकते हैं, क्योंकि हम दो ही भाषाएं जानते हैं। तीसरी भाषा हम वो जानते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज है। गढ़वाल के बच्चे गढ़वाली जानते होंगे, कुमाऊं के रहने वाले बच्चे कुमाऊनी जानते होंगे, वो एक लोकल भाषा है। उसके अलावा हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश दो में बातचीत होती है, दो में पढ़ाई लिखाई भी होती है। लेकिन ये शब्द सेल, ये आया कहाँ से? लैटिन भाषा से। तो जब ये लैटिन भाषा से आया, इसीलिए हमें सेल का मतलब समझ में नहीं आता जब तक पढ़ाया या समझाया नहीं जाएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि जो सेल है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। सेल हिंदी या इंग्लिश वर्ड नहीं है। सेल जो है वो
लैटिन भाषा का वर्ड है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, इसकी खोज हुई 1665 में। तो यानी कि आविष्कार हुआ इसका कब? 1665 में। 1665 में जब इसकी डिस्कवरी हुई तब ये पता चला कि सेल जैसी कोई चीज होती है, लेकिन उन्होंने इसको सेल ही कहा, कोशिका इसको हम कहते हैं। उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने उस चीज को जिसे हम कोशिका कहते हैं, उन्होंने उसको सेल कहा। और सेल का मतलब होता है छोटा सा कमरा। लैटिन भाषा में जो सेल शब्द है, लैटिन भाषा में उस सेल शब्द का हिंदी में मतलब होता है छोटा सा कमरा। तो उन्होंने क्या किया? प्रयोग किए। बहुत सारे प्रयोग कर रहे होंगे क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, बहुत सारे प्रयोग कर रहे होंगे। और कृषि प्रयोग करते समय उन्होंने सोचा होगा कि कॉर्क की पतली स्लाइस लेकर के, तब माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, तो कॉर्क की पतली स्लाइस लेके उन्होंने सोचा होगा कि चलो देखते हैं ये किस चीज से बना है। तो जब उन्होंने देखा अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी के नीचे, तो उन्हें कुछ छोटे छोटे कमरों के जैसी संरचना दिखाई पड़ी। और वो जो छोटे छोटे कमरों जैसी संरचना थी, उसको उन्होंने नाम दे दिया सेल का। ठीक है, तो इतना याद हो गया आपको। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई इसको क्यों कहते हैं? और कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की और कौन से साल में की? अब कोशिका के अंदर भी आपको इस चैप्टर में कोशिका जो है, कोशिका भी छोटे छोटे अंगों से मिलकर के बनी हुई है। तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो उसकी डिस्कवरी हुई थी 1831 में। अब इसको आप लिख लेंगे, केवल सुनने से याद नहीं होगा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई थी? 1831 में, यानी कि 200 साल के बाद, लगभग 200 साल के बाद। पहले पता चला 1665 में कि कोशिका भी कुछ होता है, और 1831 में पता चला कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। मतलब कितने सारे प्रयोग किए गए होंगे, तब जाके पता चला होगा कि कोशिका क्या है और कोशिका के अंदर भी कोई चीज पाई जाती है। तो बच्चों, साइंस में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर का नाम है। और क्यों ये चैप्टर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया कि आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है। और कोशिका हम हिंदी भाषा में कहते हैं। जिन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, उनको इस शब्द के बारे में कुछ नहीं पता। वो क्या कहते थे कि जो उन्होंने खोज की है उसको उन्होंने सेल नाम दिया था। सेल शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। वो भाषा इसलिए हमें समझ में नहीं आती क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। मन लगा के पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पलक ने जीआईसी बागवाला से जो बात करी, बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। अब अगर कभी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।